हेलो एवरीवन। मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे इस वीडियो में 3 से लेके 4 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। सबसे पहले क्विक रिकैप जो है हम इस वीडियो का करेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस पर अभी एक डिस्काउंट कूपन चल रहा है, 150 डिस्काउंट आपको इसमें मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करना होगा इसके लिए आपको। पहला प्रश्न हमारा, किसकी सहायता से मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद परिसर में मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी की स्थापना की गई है? तो ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो मिनिएचर न्यूक्लियर गैलरी है इसकी स्थापना की गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के महानिदेशक बनाए गए हैं। तो ये अनिल कोठारी हैं, डॉक्टर अनिल कोठारी, जिन्हें मध्य प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद का महानिदेशक बनाया गया है। मध्य प्रदेश के किस जिले में अभी हाल ही में ओएनजीसी को मीथेन गैस के भंडार मिले हैं? तो जो मीथेन गैस के भंडार हैं ये दमोह जिले में, स्पेशली जो दमोह जिले में हटा वाला जो एरिया है वहां पर ये मीथेन गैस के भंडार पाए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की जो सीईओ हैं दिव्या पाराशर और कंसल्टेंट ऑन्कोजेनेटिक्स एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एन गणेश को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर में 65 लाख की लागत से बने वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण किया गया है? तो ये सागर में लोकार्पण वीरांगना झलकारी बाई ट्रैफिक पार्क का लोकार्पण किया गया है। अगर आप ई बुक हमारी चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है, ये आप ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर आज का। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज में हमारे एफएलटी जो है वो चल रहे हैं, 7-8 एफएलटी हो गए। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहें तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है हमारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाकर कितने प्रतिशत निर्धारित की गई है? देखिए ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हिस्सेदारी है मध्य प्रदेश की ये बढ़ा के करी गई है 7.85%। ठीक है, यहाँ पर जो 15वां वित्त आयोग है, आपको पता है 15वां वित्त आयोग इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं आपके एनके सिंह। ठीक है, और 1951 में आपका जो वित्त आयोग है वो स्थापित किया गया था, मतलब गठन हुआ था वित्त आयोग का। ठीक है, और 2020-21 से 2025-26 की अवधि के लिए प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो बढ़ाकर कर दी गई है 7.85%। ठीक है, इस बढ़ोतरी से 2021-22 में प्रदेश को जो केंद्रीय कर हैं उनसे लगभग 2000 करोड़ की जो अतिरिक्त राशि है वो प्राप्त होने का अनुमान है। ठीक है, और पिछले साल की तुलना में अगर बात करें यानी कि 2020-21 का जो वित्त वर्ष था तो उसकी तुलना में नया जो वित्तीय वर्ष है इसमें पूंजीगत व्यय में करीब 42% से अधिक की जो वृद्धि है वो हुई है। देखिए एक और चीज़ है यहाँ पर, जो करंट अफेयर्स में मैंने जैसे आपका जो बजट का वीडियो बनाया था, अभी बजट का एक वीडियो और आएगा, कल या परसों में वीडियो मिलेगा आपको, तो ये बजट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप, क्योंकि इसमें जो बहुत सारा ऐसा करंट अफेयर है जो मैं आपको डेली करंट अफेयर की वीडियो में इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि वो हम बजट में ही डिस्कस करेंगे उसको। और बजट से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। आप ये ना सोचें कि जो लोग केवल एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं केवल उनके लिए देखना जरूरी है। बहुत सारा कंटेंट उसमें ऐसा है जो आपके जो पीबी की जो और भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनमें ज़रूरत रहेगी। बहुत सारा कंटेंट उसके अंदर आपको ऐसा मिलेगा, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे अगर हम बात करें राज्य का जो वित्त आयोग है, ठीक है, राज्य के अंदर भी वित्त आयोग होता है। राज्य के वित्त आयोग का जो गठन है, सबसे पहला जो वित्त आयोग है उसका गठन कब किया गया था? तो ये 1994 में करा गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सवाई सिंह। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सवाई सिंह। और अभी फिलहाल अगर बात करें तो अभी जो वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के वो हैं आपके हिम्मत कोठारी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, हाल ही में कथक और शास्त्र पर विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका बनने वाला है, ऐसे प्रश्न पीएससी में पूछे जाते हैं। देखिए, कथक और शास्त्र पर विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में अभी हाल ही में किया गया। जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं कोश्यारी, उनके द्वारा इसका जो शुभारंभ है वो किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें
आयोजन जो है 1 से 2 मार्च 2021 पे मतलब के बीच में किया गया है, 1 से 2 मार्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन जो इंदौर की संस्था है नटवरी कथक नृत्य अकादमी, ठीक है, ये इंदौर की ही लोकल की संस्था है। इसने कटक की एक यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इसका आयोजन किया है और कन्वेनर जो है वो थे इंदौर के पद्मश्री कथक गुरु डॉक्टर पुरुदाधीच। ये पद्मश्री से सम्मानित हैं। चलिए कमेंट करके बताइए कि इनको कब पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट नाम है मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज में। ठीक है, इंदौर में डॉक्टर दधीच के निर्देशन में सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन कथक, यानी कथक नृत्य के ऊपर रिसर्च करने के लिए एक सेंटर जो है बनाया गया है और ये देश का पहला सेंटर है। ठीक है, तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी तक करंट अफेयर में नहीं आया था। ठीक है, ये बनाया जा चुका है और इसका जो उद्घाटन है वो इसी ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में किया गया था। तो यहाँ से 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। विश्व की पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर में किया गया है, कथक और शास्त्र पर। दूसरा है सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च इन कथक, ये देश का पहला सेंटर है जो इंदौर में डॉक्टर पुरुदाधीच के निर्देशन में उद्घाटन इसका जो है किया गया है, स्थापित भी इन्हीं के निर्देशन में किया गया है। अगला प्रश्न है दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय की ओर से राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण से किसे सम्मानित किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण सम्मान, बहुत सारे सम्मान, इसमें 3 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान होते हैं, ध्यान रखिए। 3 राष्ट्रीय स्तर के सम्मान और 12 स्मृति सम्मान जो हैं इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, चलिए कमेंट करके बताएं कि ये संग्रहालय कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट करना है आपको। राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण जो है वो दिया गया है मुकेश वर्मा को। इसके अलावा आंचलिक भाषा सम्मान जो है वो रीवा के राम नरेश तिवारी को और सुदीर्घ साधना सम्मान से मयंक श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। ये 28 फरवरी को इसका जो अलंकरण समारोह था वो आयोजित हुआ है। इसमें बाकी जो राष्ट्रीय अलंकरण है वो 21 मार्च को आयोजित होगा। ठीक है, तो इसमें अभी ये 12 स्मृति सम्मान दिए गए, जिनमें से प्रमुख जो सम्मान है वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, सभी जानने की जरूरत नहीं है। बाकी ये 3 जो राष्ट्रीय अलंकरण है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे आपके ये हैं सर वरुण तिवारी, अशोक बुलानी विनोद नागर सुरेश तिवारी, डॉक्टर प्रभा मिश्रा, विवेक सावरीकर, लता अग्रवाल, इनको स्मृति सम्मान से अलंकृत किया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या है, जो राष्ट्रीय स्तर के सम्मान इसके अंतर्गत दिए गए वो आपको याद रखना है। इनमें एक मुकेश वर्मा का नाम है जिनको राष्ट्रीय दुष्यंत अलंकरण सम्मान दिया गया है, और राम नरेश तिवारी को आंचलिक भाषा सम्मान दिया गया और सुदीर्घ साधना सम्मान मयंक श्रीवास्तव को दिया गया। ये 3 बिल्कुल रट लीजिए आप। मध्य प्रदेश के किस रेसलर का चयन मार्च में दिल्ली में होने वाली FPL फाइट प्रीमियर लीग शो के लिए हुआ है? तो ये वर्धमान पाटीदार हैं, इनका संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है। ठीक है, इंटरनेशनल रेसलर राहुल चौधरी और स्वराज जो हैं इनको हराकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ये बन चुके हैं। धार के रहने वाले हैं, सिर्फ 19 साल के हैं। इनका चयन मार्च में दिल्ली में FPL फाइट प्रीमियर लीग जो है वो होगा, उसके लिए इनका चयन किया गया है। वर्धमान 2019 में देहरादून में हुई फाइट में अमेरिका के माइक ट्रेवल को हराकर चैंपियन बन चुके हैं। तब इनका जो वजन था, वो कैटेगरी जो थी वो 85 किलो के थे, मतलब इसी कैटेगरी के आसपास इनको हराना पड़ता है, उसमें चैंपियन तब बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा किस अकादमी को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाएगा? तो ये जो दर्जा है ये आपकी जो मध्य प्रदेश की महिला हॉकी अकेडमी है, ठीक है, राज्य महिला हॉकी अकादमी, ठीक है, इसको ये दर्जा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो दर्जा है वो भारत सरकार, केंद्र सरकार की ओर से दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अभी जो बजट आया है उस बजट में जो वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी है और जो शूटिंग अकादमी है, इनको भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करने का प्रस्ताव जो है वो बनाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें महिला अकादमी, राज्य महिला हॉकी अकादमी की, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी ग्वालियर के अंदर स्थित। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है ये वर्ष 2006 में की गई थी। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है 2007 में की गई थी। राज्य की जो क्रिकेट अकादमी है शिवपुरी में है। ध्यान रखिए, शिवपुरी में क्रिकेट अकादमी है और इसकी स्थापना करी गई है 2016 में। राज्य घुड़सवारी अकादमी जो है, जिसको एक्वेस्ट्रियन अकादमी के नाम से जाना जाता है, भोपाल में स्थित है और इसकी जो स्थापना है ये 2007 में की गई थी। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी की अगर बात करें तो ये आपकी भोपाल में है,
वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी आपकी कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी अलग है और स्विमिंग अकेडमी जो है वो अलग है। स्विमिंग अकेडमी कहाँ पर है आपकी, स्विमिंग अकेडमी है आपकी होशंगाबाद में। ठीक है, होशंगाबाद में है। इसकी स्थापना कब हुई है, 2008 में। और वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी जो है इसकी स्थापना 2007 में हुई है। शूटिंग की अगर बात करें तो शूटिंग अकेडमी आपकी भोपाल में स्थित है। ठीक है, और इसकी भी स्थापना कब हुई है, 2007 में हुई है। ठीक है, ऐसे ही ये भी आपको पता होना चाहिए, मार्शल आर्ट अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये भी आपकी भोपाल में स्थित है, मार्शल आर्ट अकेडमी। ठीक है, एथलेटिक्स जो अकादमी है वो आपकी कहाँ पर है, ये भी आपकी भोपाल में स्थित है। एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना 2016 में हुई थी और मार्शल आर्ट अकेडमी जो है इसकी स्थापना 2007 में हुई है। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। मलखंभ अकेडमी, मलखंभ का नाम आता है तो हमेशा उज्जैन की बात की जाती है, तो ये अकेडमी भी आपकी कहाँ पर है, उज्जैन में ही है और 2018 में ही इस अकेडमी की स्थापना हुई है। एक और अकेडमी आपकी बचती है बैडमिंटन अकेडमी। ठीक है, बैडमिंटन अकेडमी आपकी ग्वालियर के अंदर स्थित है और इसकी जो स्थापना है वो 2010 में की गई है। ठीक है, तो ये सारी अकेडमी आपकी मेरे ख्याल से शायद सभी हो गई हैं। अगला जो प्रश्न है, किस लोकसभा सीट से सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का निधन हाल ही में हो गया है, तो ये खंडवा जो आपका लोकसभा सीट थी वहाँ से ये सांसद थे, एमपी थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। एक्चुअल में कोरोना पॉजिटिव थे और 1 महीने से करीब इनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये थे नंद कुमार सिंह चौहान। इनको सभी लोग भारतीय राजनीति में नंदू भैया के नाम से जानते थे, नंदू भैया। और एक बहुत अच्छा इनका नेचर था। जनरली लोग इनके बारे में ये कहते थे कि आप नेता कैसे बन गए, क्योंकि नेता होने के लिए जो गुण होते हैं वो इनके अंदर नहीं थे एक्चुअल में। ठीक है, मतलब एक लोगों से झूठ बोलना, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। भाजपा के नेता रहे इन्होंने, चौहान ने इनका राजनीतिक जीवन वर्ष 1978 में शाहपुर नगर परिषद से शुरू किया था। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायक बने थे। 1985 से 1996 तक ये मध्य प्रदेश की विधानसभा के अंदर विधायक रहे। 1996 में चौहान ने पहली बार लोकसभा के सदस्य के तौर पर निर्वाचित हुए थे। इसके बाद फिर 1998, 99, 2004 और 2014 में भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। तो इनका थोड़ा सा ही राजनीतिक जीवन जो है ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे 96 में सबसे पहले लोकसभा बने थे, मतलब एक बार, फिर 98 में दो बार, फिर 99 में, 2004 में, 2014 में, मतलब ये लोकसभा के लिए अलग अलग समय पे निर्वाचित हुए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। 1985 से 1996 तक आपके विधायक जो हैं वो रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में 4 मार्च को किस राष्ट्रीय उद्यान में रात्रि सफारी प्रारंभ हो गई, यानी कि नाइट सफारी की यहाँ पर बात जो है वो की जा रही है। तो ये नाइट सफारी जो है स्टार्ट हुई है मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में, जो आपका कहाँ पर स्थित है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका भोपाल के अंदर स्थित है। और इसकी जो स्थापना है वो कब करी गई थी, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, 1979 में इसको भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बाद इसे करीब इसका जो एरिया है वो 4.45 स्क्वायर किलोमीटर जो था, मतलब बहुत छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये है। और इसके बाद 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इसकी प्रश्न जैसे ये पूछते हैं कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था। अब अगर वहां पर ये अपने को समझना है कि 1979 में स्थापित किया गया था, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि नेशनल पार्क के रूप में ही इसको स्थापित किया गया था। अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था, तो आपको 1983 वहां पर लिखना होगा, वहां पर ऑप्शन चूज करना होगा, क्योंकि ये नेशनल पार्क 1983 में बना था। ठीक है, तो एक जैसे आपका स्नेक पार्क जो है वो आपका इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, और ISO प्रमाणित चिड़ियाघर जो है वो इसके अंदर स्थित है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें खैर आपने पहले पढ़ रखी होंगी। तो यहाँ पर जो नाइट सफारी है वो शुरू करी जाएगी और 4 मार्च यानी कि आज ही इसका जो प्रारंभ है वो हो गया है। और इसका शुभारंभ जो वन मंत्री हैं कुंवर विजय शाह इनके द्वारा किया गया है। और मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़ और पेंच, ये 3 नेशनल पार्क हैं जिनके अंदर इससे पहले आपकी जो नाइट सफारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो ये 940
स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के मंडला और बालाघाट में आपका ये स्थित है। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय उद्यान कब बना था, तो ये राष्ट्रीय उद्यान बना था 1955 में। ठीक है, 1955 के पहले अभयारण्य था। अभयारण्य के पहले वन आरक्षित क्षेत्र इसको घोषित किया गया था अंग्रेजों के समय में। ठीक है, और यहाँ पे 1952 में, ठीक है, ये अभयारण्य बना था। मध्य प्रदेश का पहला अभयारण्य था। ठीक है, और मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क भी यही था। और मध्य प्रदेश में का पहला 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसी को घोषित किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिए, तो पहला भी है, सबसे बड़ा भी है। ठीक है, और 2017 में इसको एक शुभंकर मैस्कॉट जो है वो दिया गया था। ये जो शुभंकर है वो भूर सिंह द बारहसिंगा के नाम से जारी किया गया था, और रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, रोहन चक्रवर्ती ने इसको डिजाइन किया, तो ये भी आप ध्यान रखिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र की जो सीमा है वहां से लगा हुआ है। प्रश्न इससे पूछा जाता है। मध्य प्रदेश का जो सिवनी और आपका छिंदवाड़ा जो जिला है वहां पर ये स्थित है। पेंच नदी जो है वो इसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। पेंच नदी इसके बीचों बीच से आपकी गुजरती है, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर 1992 में रखा गया था। 1992 में इसको मतलब प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में, मतलब टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। ठीक है, ध्यान रखिए, 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। किसके साथ? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ये भी 1983 का है। ठीक है, और ये भी आपका 1983 का है। ठीक है, तो इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। 2002 में इसका नाम बदला गया था। 2002 में इसका नाम क्या रख दिया गया था? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसी के अंदर पेंच मोगली अभयारण्य भी आपका स्थित है। ठीक है, इतनी चीजें आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मन की बात करते हैं उस कार्यक्रम के दौरान इन्होंने छतरपुर जिले की एक नगर पंचायत है घोहारा, वहां का एक गांव है अंगरोठा गांव, वहां पर जल सहेली, एक बबीता राजपूत हैं वहां की महिला, उनको जल सहेली का नाम इन्होंने दिया है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। हालांकि ऐसे प्रश्न जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन पी भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो इन्होंने एक्चुअल में किया क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुत सालों से वीरान पड़ी करीब 70 एकड़ की एक झील थी, उसमें सैकड़ों लड़कियों के साथ मिलकर, महिलाओं के साथ मिलकर, जिनको जल सहेलियां नाम दिया गया है, 107 मीटर नहर निकालकर उसमें पानी की कमी को पूरा कर दिया गया है। अप्रैल 2019 में जन जन जोड़ो अभियान के माध्यम से बबीता ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और जल संवर्धन के लिए आंदोलन और जन जागृति अभियान छेड़ा। इसके बाद पहाड़ को काटकर नहर बनाई गई। झील बनने से जो इलाके का जल स्तर है वो भी ऊपर आ गया है, यानी कि पहले जिन हैंडपंप के अंदर पानी नहीं आता था उनके अंदर भी पानी आने लगा है, और इससे जो बछेड़ी नदी है उसके प्रवाह को भी पुनर्जीवित उनके द्वारा किया गया है। तो ये जो लीडर है वो कौन थी? बबीता राजपूत थी। तो ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण आपका हो जाता है, और चूंकि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इनका नाम लिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। 2 प्रश्नों की बात करेंगे। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि निम्नलिखित में से कौन कभी मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, यहाँ पे हम राष्ट्रीय स्तर के चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, नागेंद्र सिंह, BS रमादेवी, SP सेन वर्मा, ये तीनों लोग मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो, मतलब जो अपना इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, उसके रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं। इसके अलावा जो गुरवचन जगत हैं, गुरवचन जगत कभी जो चुनाव आयोग है, ठीक है, उसके कभी अध्यक्ष नहीं रहे। ठीक है, ये 2006 से लेकर 2007 तक, ठीक है, जो UPSC है यानी कि संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसके अध्यक्ष जो है वो रहे हैं। BS रमादेवी की अगर बात करें तो ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, बाकी सुकुमार सेन जो हैं ये पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? तो देखिए, यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो विशंभर दयाल जो हैं ये कभी मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे। देखिए, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो इंक्लूड करने का मेरा उद्देश्य है कि लास्ट ईयर जो 2020-19 का जो MPPSC का एग्जाम हुआ था वहाँ उसमें ऐसे प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो यही रीज़न है कि हमने टेस्ट सीरीज के अंदर भी काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं, और
यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में पता चल सके कि कौन कब रहा है, कौन कब नहीं रहा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे तो ये क्या रहे? मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसके चौथे चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चौथे चीफ जस्टिस ये थे। ठीक है, मध्य प्रदेश विधानसभा के चौथे चीफ जस्टिस। पहले कौन थे? पहले थे जस्टिस एम हिदायतुल्ला। ठीक है, जस्टिस एम हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो मुकुंद सखाराम, ब्रजमोहन मिश्रा और गुलशेर अहमद, ये तीनों लोग ही मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे। इसमें अगर हम पहले नंबर पर बात करें तो सबसे पहले कुंजीलाल दुबेजी जो हैं वो मध्य प्रदेश की विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे, जो 1956 से 67 तक लगातार 3 बार, ठीक है, 3 बार लगातार ये विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद दूसरे जो अध्यक्ष हैं वो बने थे काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, काशी प्रसाद पांडे जो हैं ये बने थे। और इसके बाद फिर तेजलाल टेमरे, गुलशेर अहमद और आपके मुकुंद सखाराम, यज्ञदत्त शर्मा, बहुत सारे लोग हैं जो बने हैं। रिसेंट की अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो भी बदल गए। उनसे पहले प्रोटेम स्पीकर थे रामेश्वर शर्मा, और उससे पहले नर्मदा प्रसाद प्रजापति, जब कांग्रेस का समय था, कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, तो एनपी प्रजापति जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। इससे पहले बीजेपी के काल में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो सीता शरण शर्मा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सीता शरण शर्मा जो रिसेंट के हैं कम से कम वो तो आपको पता होना ही चाहिए। सीता शरण शर्मा विधानसभा के अध्यक्ष थे और ये करीब 2014 से लेकर करीब 2019 तक ये रहे थे। इनसे पहले ईश्वर दास रोहाणी थे, ईश्वर दास रोहाणी, ये लगातार 2 बार जो है वो विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। इससे पहले थे श्रीनिवास तिवारी, ठीक है, श्रीनिवास तिवारी, ठीक है, और ये भी लगातार 2 बार विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो रहे। ठीक है, इतना आपको कम से कम इनके बारे में पता होना चाहिए। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ठीक है, ये कमेंट करके बताना है आपको। दूसरा है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? थोड़ा सा अब नेशनल करंट अफेयर्स में भी जाएंगे, ये नेशनल करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है, दोनों ही। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन कमेंट करके बताने हैं। वीडियो पे लाइक का टारगेट है आपका 2000 का, और अगर अच्छा लगा है तो ही लाइक करिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो लाइक मत करिएगा, और कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।